नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। इधर जगदीप धनखड़ को लेकर बवाल कटा हुआ है देश में। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि ट्रंप फिर कह रहे हैं कि 5 जहाज गिर गए। मोदी जी ट्रंप से डर क्यों रहे हैं? सीना ठोक के जवाब दीजिए। देश की राजनीति में इतना भूचाला है, लेकिन मोदी जी ने टाटा बाय-बाय किया और विदेश निकल गए। मैंने अभय जी से पूछा कि समस्या क्या है? मोदी जी संसद का सामना करना क्यों नहीं चाहते? राहुल की बातों का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो संसद उनको डराती है? रोचक बातचीत है, पूरी बात सुनिएगा। बहुत अच्छे विषयों पे आज मैंने बातचीत की है, आपको मजा आएगा। मैं ले चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लिए। चलते हैं अभय जी के पास। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हंगामा चलता रहे देश में, लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी तो निकल गए विदेश में। संसद में कितने हल्ला गुल्ला होता रहे, धनखड़ जी कितना ही मकान खाली कराने पे नोटिस की चर्चाएं सोशल मीडिया पे होने लगे, या धनखड़ जी अपना सामान खुद पैक करने लगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी गूंज अब विदेश में भी होने लगी है। अमेरिका लंदन के कई मेरे दोस्त थे, उनके फोन आए कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें ये बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी है। उनका कहना है कि बहुत बड़ी बदनामी हुई है कि देश का वाइस प्रेसिडेंट इस तरह उसको प्रेशराइज किया गया है। उनको मानना यह है कि प्रेशराइज किया गया और इस तरह उसका इस्तीफा लिया गया। हालांकि आप कल बता चुके हैं, इस्तीफे तो सबके पहले साइन करा दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से धनखड़ प्राण हुआ, 20 करोड़ की पार्टी में एक भी नेता खड़े नहीं हुआ। प्रधानमंत्री विदेश आ रहे हैं, वहां के पत्रकार भारत के गोदी मीडिया की तरह तो है नहीं। अगर वहां किसी ने पूछा कि आपको धनखड़ जी की हेल्थ के लिए 10 मिनट लगते उनके घर जाने में, आप पूछ आते एक बुजुर्ग आदमी, अगर आप पूछ लेते कि भाई लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, बीपी शुगर ठीक है, तो क्या समस्या जाती? क्या लगता है अगर ऐसा सवाल पूछा गया तो मोदी जी इसका जवाब क्या देंगे? मोदी जी इसका कोई जवाब नहीं देंगे। मोदी जी तय करते हैं कि उन्हें किस सवाल का जवाब देना है और किस सवाल का जवाब नहीं देना। आप कितना भी पूछते रहिए। संसद ने, सारे देश ने, मीडिया ने, हम सब ने और भी तमाम लोगों ने कितने बार मोदी जी से पूछा है कि आप आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या मोदी जी ने उसका जवाब दिया आज तक? यानी कितने बार उनसे सवाल पूछा गया है कि भाई आपने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्या मोदी जी ने आज तक से कोई कारण बताया? कोई जवाब दिया आज तक? तो मोदी जी जो जवाब नहीं देना चाहते हैं वो नहीं देते हैं। मोदी जी का संवाद एक तरफा है, वो वन साइडेड मोनोलॉग है। वो अपनी तरफ से जो चाहते हैं, मन की बात करते हैं, अपने मन की बात कह देते हैं। दूसरे की मन की बात क्या है उसको ना सुनते हैं और ना कुछ है। इसी तरह से उनका काम चल रहा है और वो कामयाब है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे वो 12 साल तक सत्ता में टिके रहे और अब 11 साल तो केंद्र सरकार की सत्ता में उन्हें हो गए टिके हुए। देखिए कब तक उनकी गाड़ी यहाँ पे चलती है उनकी। तो मोदी जी तो कोई जवाब नहीं देते। असल में है क्या कि सवाल जिनके जवाब नहीं दिए जा रहे हैं और जिन सवालों को पूछने वाली जनता को संतुष्ट नहीं किया जा रहा है, तसल्ली नहीं दी जा रही है, वो सवाल जनता यानी वोटरों के मन में जमा होते रहते हैं और फिर वो वोटर उनका एक कोई वक्त ढूंढता है। समय उसको वो वक्त उपलब्ध देता भी है कि आप इस वक्त उस सवाल मन में जो सवाल जमा है उसके रोशनी में या उससे मिलने वाली प्रेरणाओं के आधार पर तय करें कि आप किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। ये इस देश में एक बार हो चुका है। 2024 के चुनाव में ये बात निकल कर आ चुकी है और ये बात मैं मानता हूं कि 2029 के चुनाव में फिर से निकल के आएगी। उस वक्त किसके नेतृत्व में चुनाव हो रहे होंगे आज कोई नहीं कह सकता। मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे। इस वक्त जो धनखड़ कांड है, इस धनखड़ कांड को पूरी कोशिश की जा रही है मोदी जी और उनके सलाहकारों, रणनीतिकारों और स्पिन डॉक्टरों द्वारा कि किस तरीके से मोदी जी के जीत के रूप में इसको दिखा दिया जाए। और वो लगातार सब जगह से साबित करने की कोशिश हो रही है कि मोदी जी जीत गए, मोदी जी जीत गए, मोदी जी जीत गए। मैं तो ये जो प्रयास हो रहा है और उस प्रयास पे काफी लोग यकीन भी कर रहे हैं मुझे लगता है। तो मैं तो हैरत में हूं ये देखकर कि ऐसा क्यों है। भाई धनखड़ जी ने आज तक अपने जीवन में कोई ऐसा काम किया है जो उसूली हो? क्या धनखड़ जी एक सिद्धांत प्रिय व्यक्ति हैं? क्या ऐसा हो सकता है धनखड़ जी की सिद्धांत के नाम पर अपनी बलि देने को तैयार हो जाएं, अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं? जाहिर है जो आपके विदेशी मित्रों के जो फोन आ रहे हैं, उनकी जो शंकाएं हैं वो बिल्कुल सही है। धनखड़ जी पर इतना जबरदस्त दबाव पड़ा है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
धनखड़ जी ने सोचा होगा कि अगर मैंने इस दबाव के सामने झुककर इस्तीफा न दिया तो न जाने क्या मेरा नुकसान हो जाएगा और 72, 73, 74 साल की उम्र में हो सकता मेरा बुढ़ापा खराब हो जाए। सही बात है। हाँ, बुढ़ापा खराब हो जाए। इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई वो हमारा जो पहले से लिखा हुआ पत्र है, दस्तखत किया हुआ, उसका इस्तेमाल कर लीजिए आप। वरना तो अगर उनकी मर्जी के बिना उसका इस्तेमाल किया जाता तो वो ये भी कह सकते थे कि ये तो हमारा है नहीं, ये हमसे पहले से करा के रखा हुआ था। अच्छा, दूसरे, जब नड्डा जी, आज अखबारों में कई जगह नाम आया कि नड्डा जी ने किया था आखिरी फोन मोदी जी को, अमित शाह ने नहीं, उस धनखड़ जी को अमित शाह ने नहीं किया था, जिसमें झगड़ा विवाद हुआ। मतलब नड्डा जी रहे हो, अमित शाह रहे हो, या कोई से जी रहे हो, सवाल इस बात का है कि जब उनसे ये कहा गया कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ महाभियोग के लिए दस्तखत कराना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो अगर धनखड़ जी में जरा भी दम होती तो वो कहते चलाइए महाभियोग, देखते हैं क्या होता है। हाँ, ठीक बात, बिल्कुल सही बात। जब महाभियोग पेश होगा धनखड़ जी हुई तो बोलने का मौका मिलेगा ना उसके ऊपर। हाँ, सारी बात कल ही खोल देंगे। मेरे ऐसा व्यक्ति हो, हम लोग, मैं तो बिल्कुल एकदम, जैसे कहते नहीं, मैं सदन को फाड़ दूंगा बोल के इस सवाल के ऊपर। सही बात, हाँ, ठीक बात। तो इसका मतलब धनखड़ जी अगर ये बात सही है, मैं अगर लगा रहा हूं तो इसका मतलब धनखड़ जी इस अंदेशे से भी डर गए कि मेरे खिलाफ महाभियोग चलेगा। भाई, जिस हमारे बचपन में कहावत थी, कर नहीं तो डर नहीं। ठीक बात। जब हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो डर का है तो हम डरे किस बात पे? अगर ऐसी कौन सी चीज थी जो धनखड़ जी की सरकार के नीचे दबी हुई थी, जिसकी वजह से भयभीत होकर उन्होंने 2 साल पहले इस्तीफा देना स्वीकार कर लिया। आज सोशल मीडिया पर उनका वो क्लिप भी जारी है, जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं ठीक समय पे रिटायर होऊंगा, और वो है 8 अगस्त 2027 को रिटायर होऊंगा मैं, गॉड विलिंग, और जब ईश्वर ने अगर कोई हस्तक्षेप नहीं कर दिया तो कर दिया भगवान जी ने हस्तक्षेप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले तक ये कह रहा था, कुछ दिन पहले तक वो एक घरेलू पार्टी में लोगों के साथ में हंसी खुशी समारोह मना रहा था, जिसका अभी अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो एक आध दिन में जयपुर जाने का, दौरा करने का कार्यक्रम भी बना हुआ था, वहां उसे भाषण भी देना था, वो व्यक्ति अचानक उसका स्वास्थ्य कैसे खराब हो गया? जबकि उनके स्वास्थ्य की खराब होने की ऐसी कोई खबर पहले कभी सुनी नहीं गई थी। जब वो तो पुरानी खबर थी कि जब उनका एंजियोप्लास्टी हुई थी उनकी, पुरानी बात हो गई। हाँ, पुरानी बात हो गई थी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये पूरा मसला निहायत ही संदिग्ध है, और मैं मानता हूं इससे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को बहुत गहरा झटका लगा है। हाँ, सही बात है कि हर जगह प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगा है कि ये लोग उस व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाए जिस व्यक्ति को यही इन्होंने ला के बैठाया था। ठीक बात है, बिल्कुल सही इसको ये मानते थे कि हमारी उंगलियों पे नाचेगा, हमारी उंगलियों के इशारों पर नाचेगा, और वो नाच भी रहे थे उंगलियों के इशारों पर। वो पूरी तरीके से सरकारी राज्यपाल थे और उसके बाद पूरी तरीके से सरकारी उपराष्ट्रपति थे। उस व्यक्ति का अगर मोदी जी ने इस्तीफा लिया है तो इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई हाथ नहीं आ रहा, कि मैं तो मानता हूं उन लोगों का हाथ है, लेकिन अगर एक बार मान लिया जाए कि मोदी जी को ये शक हो रहा था कि कहीं मेरे खिलाफ रिवोल्ट तो नहीं कर रहा है ये, तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा बड़ी असुरक्षा की ग्रंथि के शिकार हैं ये लोग। सही बात है, डर है अंदर। मानता हूं इस पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में सबसे ज्यादा कमजोर अगर व्यक्ति कोई था, सबसे ज्यादा नैतिकता से वंचित अगर कोई व्यक्ति था, तो वो जगदीप धनखड़ थे। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। मैं सहमत हूं आपकी। उन्होंने अपनी संविधान सम्मत जिम्मेदारियों का कभी सही तरीके से निर्वाह नहीं किया, बावजूद इसके कि वो बहुत से लोगों से ज्यादा बड़े कानून के जानकार थे। राजस्थान हाई कोर्ट के बड़े वकील थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील रहे। उन्हें एक एक बात पता थी कि उनके अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य क्षेत्र क्या है, उनका जुरिस्डिक्शन क्या है, संसद का क्या है, जुडिशरी का क्या है, और उपराष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति का क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, सब कुछ उन्हें पता था। सबके बावजूद उन्होंने जानबूझ के इन सब चीजों का अतिक्रमण किया और सरकार के प्यादे के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर गवर्नर रहे, पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर उपराष्ट्रपति रहे।
मैं इस बिल्कुल बात ठीक से बात है। मैं विपक्ष के इस रवैये से भी नाराज हूँ संजय जी, मैं साफ कर देना चाहता हूँ। आज हाँ, मुझे भी विपक्षी कह लगा। रहा है आज विपक्षी मुझे कह रहा है कि भाई वो किसानों के वो थे, पुत्र थे, क्या बेकार की बात है। क्या मतलब है उनको किसानों से? आप अभय जी ये देखिए कि जिस दिन हुआ इस्तीफा उसी दिन जयराम रमेश का बयान आ गया बड़ी उनकी तारीफ में। मैंने माथा ठोकी है कि कांग्रेस कितनी दिग्भ्रमित है। अभी आप उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो, अभी इस्तीफा हुआ और आप उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हो, तो जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी, भैया तुम इतने अच्छे थे तो अविश्वास प्रस्ताव लाए क्यों थे? एक हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि हमने उनकी आलोचना की थी, लेकिन आज वो समय उस बात को दोहराने का नहीं है। वाह। आज उनकी ये आज उनको बधाइयाँ देने का और उनके पक्ष में बोलने का समय है। ये बहुत अच्छी, सबसे अच्छा कमेंट यही था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए इस तरह की बात करने से विपक्ष भी अपनी राजनीतिक साख खोता है। हाँ। विपक्ष भी अपनी राजनीतिक साख खोता है। विपक्ष को जो लोग तर्कपूर्ण ढंग से समर्थन करना चाहते हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं, जो विपक्ष को चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो ताकि देश का लोकतंत्र मजबूत हो, उनको भी निष्पात से निराशा होती है। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर की तरफ चलता हूँ। तेजस्वी यादव का एक बयान आया और सनसनी फैला गया। उन्होंने कहा कि अगर यही रवैया है तो हम अपने सहयोगी दलों से बात करेंगे कि हम चुनाव का बायकॉट कर दें। कल्पना करिए थोड़ी देर को कि इंडिया गठबंधन कह दे कि अगर ये वोटर लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए कि हम आधार कार्ड को नहीं मांगते हैं और तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन कह दे कि हम चुनाव का बायकॉट करेंगे, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो क्या लगता है राजनीति की ये कैसी अभूतपूर्व घटना होगी, इसके परिणाम भारत की राजनीति पर कैसे पड़ेंगे? बहुत भयानक परिणाम होंगे, बहुत भयानक परिणाम होंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के लोग इस बात का फैसला लेते हैं, तो उन्हें 25 तारीख के बाद कम से कम 15 से 20 दिन तक ध्यान से इस प्रक्रिया को देखना होगा, जो कि ईआरओ के नेतृत्व में चलेगी। ईआरओ और असिस्टेंट ईआरओ के नेतृत्व में प्रक्रिया चलेगी। उसके जरिए उसे ये आकलन करना होगा कि वोट किन के कट रहे हैं। भाई अब तो ये स्पष्ट कर दिया चुनाव आयोग ने कि 52 लाख वोट ऐसे हैं जो हम काट देंगे। उन 52 लाख वोटों में वो लोग हैं जिनका देहांत हो गया है। उन 52 लाख वोटों में वो लोग हैं जिनका 2 बार नाम आया है वोटर लिस्टों में। उन 52 लाख वोटों में वो लोग हैं जिनका जो अपने पते पे, स्थायी पते पे मिले नहीं और लंबे अरसे से वहां नहीं रह रहे। अच्छा, कुछ थोड़े से वोटर ऐसे हैं इनके बारे में कुछ पता नहीं है, वो वो भ्रम के मतलब स्पष्ट नहीं है। ये सब मिला के 52 लाख वोटर है। 52 लाख वोटर का मतलब यह है करीब 7 करोड़ 38 लाख वोटर और हैं। उन 7 करोड़ 38 लाख वोटरों में जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं और उनके जो सहायक हैं, 239 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं और उनके 963 सहायक हैं, जो बिहार की 243 निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात हैं। ये सब लोग मिलकर मतलब इस वक्त एक ईआरओ के पास में कम से कम 5,500 एक ईआरओ के पास कम से कम 3 लाख से ज्यादा फार्म होंगे, जिसका उसे 56 दिन के अंदर फैसला करना पड़ेगा, 1 अगस्त से लेकर 25 दिसंबर तक। इसका मतलब है 5,500 से ज्यादा फॉर्म प्रतिदिन उससे निपटाने पड़ेंगे। यानी 1 मिनट में 11 से 12 के बीच में फॉर्म उसको निपटाने पड़ेंगे। बहुत काम करना है ईआरओ को। अब ईआरओ ये काम कैसे करता है, सवाल इस बात का। इस प्रक्रिया पर बहुत ही, जिसे कहते हैं नहीं, बाज की दृष्टि, गिद्ध दृष्टि इसको आप बोलते हैं, वो बहुत ही गहरी निगाह रखनी पड़ेगी विपक्ष को कि ईआरओ जिनके नाम काट रहा है वो लोग कौन हैं, किस तबके के हैं, उनमें मुसलमानों के नाम कितने कट रहे हैं, उसमें दलितों के नाम कितने कट रहे हैं, ईबीसी ओबीसी के नाम कितने कट रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा उसके अंदर। अगर विपक्ष को ये लगता है कि वास्तव में कोई ऐसी साजिश हो रही है जिसके जरिए इस तरह के तबकों के नाम ज्यादा कट रहे हैं और अपर कास्ट के नाम दबादब पास हो रहे हैं, बाकी लोगों के नामों में कतरब्यौत हो रही है, तो उसे फिर चुनाव में भाग लें न लें, इस बात का फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि फैसला करना पड़ेगा। उधर ट्रम्प चाचा जो हैं उनका तो रिकॉर्ड बार-बार बज रहा है। फिर उन्होंने आज कहा कि 5 जहाज गिर गए, मैंने युद्ध रुकवाया, वो लंबी-लंबी। राहुल गांधी कह रहे हैं ये ट्रम्प होते कौन है? मोदी जी डरे क्यों हैं? सीना तान के तो नहीं कह रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमारा कोई फाइटर नहीं जेट नहीं गिरा, तुमने युद्ध नहीं रुकवाया। राहुल गांधी बड़े तीखे तेवर में पूछ रहे थे आज, लेकिन मोदी जी वो तो बाय-बाय करके निकल लिए।
कौन जवाब देगा? मोदी जी इसलिए बाय बाय करके निकल गए, राहुल गांधी ठीक पूछ रहे थे, नहीं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बहुत सारी चीजें गड्ढमड्ढ हो गई हैं। केवल ट्रंप ही ये नहीं कह रहे हैं भाई, सवाल ये केवल ट्रंप ही नहीं कह रहे हैं, आपके जो सीडीएस है उन्होंने भी कह दिया है कि भाई विमान गिरे हैं। जब सीडीएस भी मान रहे हैं विमान गिरे हैं और ट्रंप भी कह रहे हैं विमान गिरे हैं, ट्रंप संख्या बता रहे हैं, सीडीएस ने संख्या नहीं बताई, यही तो फर्क है। इतना ही फर्क है। फर्क तो इतना ही है। तो इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि विमान नहीं गिरे? ये बात तो भारत सरकार ने भी, सीडीएस के कहने का मतलब है भारत सरकार ने ये बात मान ली है, स्वीकार कर ली है। तो वो तो विवाद इसलिए हो सकता है, वो कह रहे 5 गिरे, आप कहो 4 गिरे, वो कह रहे 3 गिरे, आप कहो 1 गिरा, इसके अलावा तो कोई विवाद का प्रश्न नहीं रह गया ना। विमान गिरे हैं तो तय हो गया। अच्छा, अब ट्रंप ने सीज फायर कराया कि नहीं कराया, ये इस बात से तय हो गया है कि भारत की घोषणा करने से पहले और पाकिस्तान की घोषणा करने से पहले ट्रंप ने घोषणा कर दी थी। ये इस बात से तय हो गया कि ट्रंप को आपसे पहले पता था कि सीज फायर हो गया है। भाई भारत ने 1.5 घंटे बाद, ट्रंप के घोषणा करने के 1.5 घंटे बाद घोषणा की, क्यों ऐसा हुआ? 1.5 घंटे का फर्क तो बहुत फर्क होता है। ठीक बात। अगर 1.5 सेकंड का फर्क होता तो हमें मैं इस पे कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, 1.5 घंटा वो उस दौर में 1.5 मिनट का फर्क होता मैं तब भी ध्यान नहीं देता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कायदे से तो भारत को घोषणा करनी चाहिए थी और ट्रंप को उसकी तस्दीक करनी चाहिए थी। हाँ, तरीका यही होता, बेहतर तरीका तो ये तरीका उल्टा हुआ, ट्रंप ने घोषणा की, भारत ने उसकी तस्दीक की। आपने कल कहा था कि कितने बार, और सुनिए, उसके बाद कितने बार ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के साथ हाइफनेटेड किया। हाँ, मोदी को मुनीर के साथ हाइफनेटेड किया। कितने बार किया? लगातार किया, कई बार किया, कई दफे किया। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इन बातों का मोदी जी कैसे जवाब दें? मोदी जी एक ही तरीके से इन बातों का जवाब दे सकते हैं। एक बार वो तय कर लें कि ट्रंप को फिट कर देना। मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, अगर मोदी जी ये तय कर लें कि ट्रंप को फिट कर देना, फिर तो 1 मिनट लगता है करना। लेकिन ये मोदी जी की हिम्मत नहीं है। इस वक्त भारत अमेरिका का नंबर 1 का पिट्ठू राष्ट्र है। कितना खराब लगता है, ये लाइन सुन के ही खराब लगता है मुझे तो, मतलब दिल में बुरा लगता है मुझे। आपने लाइन कही, हकीकत बुरा लगता है, लेकिन है। क्यों नहीं कर पा रहे इतनी हिम्मत? क्या नहीं लगा देगा प्रतिबंध? लगा दे, पहले भी लगाए थे इंदिरा गांधी। प्रतिबंध का सवाल नहीं है। देखिए, लोगों को साफ दिखाई पड़ रहा है कि साउथ एशिया में कोई आपके साथ नहीं है। साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत जो चीन है वो आपके खिलाफ है। बगल में इतना बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है पाकिस्तान। ढाका की सरकार भी आपकी दुश्मन बनी हुई है। चीन की, अब श्रीलंका की सरकार भी आपसे खुश नहीं है। नेपाल भारत विरोध से पीड़ित है। तो इनके साथ तो कोई नहीं है। बर्मा भी इनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर ये अमेरिका से भी पंगा ले लेंगे तो इनकी कौन मदद करेगा? फिर कोई नहीं करेगा। बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्थिति यही है कि आदमी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि संसद सत्र में आपको क्या लग रहा है, अभी कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं? ऐसी चर्चा चल रही है। भाई, मेरा तो मानना यह है कि इस्तीफे और हो सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होंगे। गर्मी महसूस होगी एक एक करके। हाँ, मेरा कहना यह है कि छोटे मोटे लोगों के इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है छोटे मोटे लोगों के राज्य मंत्री, इन सब ये तो जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, उसमें बहुत से लोगों को ड्रॉप कर दिया जाएगा, नए लोगों को रख लिया जाएगा। इनके इस्तीफे नहीं लिए जाते। ये तो जो इस्तीफा हुआ है, ये तो इसने तो मोदी सरकार की जो साख थी, उसकी प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा को बहुत बहुत आघात पहुंचाया है। और इस बात को मोदी समर्थकों ने भी मान लिया है। भले ही मोदी जी ने लिया हो दबाव में इस्तीफा, लेकिन दरअसल इससे ये लग गया है पता कि मोदी जी का पूरे अपने सत्ता प्रतिष्ठान के ऊपर उस तरह का काबू नहीं है जिस तरह का काबू किसी जमाने में हुआ करता था। एक जमाने में तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं खड़कता था। तानाशाही थी, बिल्कुल आतंक था उनका। उसका असर तो पड़ गया। क्या ये बात तो बिल्कुल मैं मानूंगा कि निश्चित रूप से पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी। पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है हर बार की तरह बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार है, करिएगा जरूर। थैंक यू।